हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आप में से काफ़ी लोगों की डाउट आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक को लेकर के कि ड्यू से बीटेक करना है, क्या प्रोसीजर है उसका, ड्यू में बीटेक की पढ़ाई कैसी है, बीटेक की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से किस टाइप की जो प्लेसमेंट है या फिर प्लेसमेंट का जो पैकेज है वो किस लेवल का रहता है। सो ये सारी डाउट्स अगर आपकी हैं तो डोंट वरी, ये और भी उन बच्चों की हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं और इस वीडियो के एंड में बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CIC है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जहाँ पे बीटेक होती है, उनके द्वारा ये एक लैब है जहाँ पे काफ़ी सारे CIC के बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं। हम इनसे रिव्यू लेने वाले हैं इनके कॉलेज के बारे में एंड फिर जो है आप लोगों की सारी डाउट्स ये लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के हैं एंड हमने काफ़ी लोगों से गुजारिश की कि यार ऑन कैमरा आके थोड़ा रिव्यू दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये लोग इधर उधर जाके बैठ गए कि हमें कैमरे पे नहीं आना है, बट फाइनली एक बहुत बोल्ड, मैं बोलूँगा, अभितथा रॉय को फर्स्ट ईयर में है। तो अभितथा हमारे साथ एग्री हुए हैं कि ये ऑन कैमरा आके पूरा अपने कॉलेज का जो है रिव्यू देने वाले हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने मतलब ये चीज़ बोली कि हाँ यार कोई बात नहीं, मैं कॉलेज के बारे में बताऊँगा। सो सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन से ईयर में आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आप। तो आपने अभी CUET के जरिए आपका एडमिशन हुआ था या JEE के जरिए एडमिशन हुआ था? मेरा CUET के जरिए हुआ था और CIC में CUET से होता है और DU के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे JEE से होता है, जो इस साल चालू हुआ है नया। सो DU में दो टाइप से बीटेक होती है, एक शायद CUET के जरिए एडमिशन होता है, तो इससे कौन सा कोर्स मिलता है CUET के जरिए? CUET से क्लस्टर इनोवेशन सेंटर पे एक ब्रांच मिलता है हमें, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस। अच्छा। और JEE से फिलहाल 3 ब्रांचेस चालू हुए थे 2023 में और आगे और भी ब्रांचेस चालू होंगे। अभी जो ब्रांचेस है JEE से वो है CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल। अच्छा, तो मतलब जिसको CSE इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देना है उसको JEE दे करके एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ। एंड जिसको मैथमेटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस, हाँ, इस कोर्स के अंदर अगर एडमिशन लेना है, इस ब्रांच के अंदर लेना है, तो CUET के जरिए क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में एडमिशन हो जाएगा। हाँ। सो लगभग कितने महीने हो गए आपको कॉलेज ज्वाइन किए हुए? जैसे हमारा क्लास शुरू हुआ था अगस्त की 16 तारीख को, 1 डे आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, तो 6 महीने हो चुके हैं हमारे। तो कैसा माहौल लग रहा है आपको CIC में? पढ़ाई या फिर स्किल्स किस टाइप की आपको सीखने को मिल रही है? माहौल बढ़िया है, सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव है और हम्बल है, हमेशा हमें गाइड करते हैं और टीचर्स पढ़ाते भी अच्छे हैं और एंथुजियास्टिक भी है बहुत। वो चाहते हैं कि वो हमें सिखाए, वो हमें हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करें फॉर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। सीनियर्स से मुझे एक बात याद आ रही है, मतलब जैसे हमने 3 इडियट्स में देखा था ना, हाँ, वो भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ही रिलेटेड था। सो वहाँ पे रैगिंग वगैरह का सीन बहुत ज़्यादा था। तो क्या यहाँ पे आप लोगों की भी वो जो एक सीन आता है ना जिसमें वो कुछ बिजली की तार लगा करके करंट लगाता है, तो ऐसे आप लोगों की भी रैगिंग वगैरह कुछ नहीं? हमारे यहाँ रैगिंग बिल्कुल ज़ीरो है और सीनियर्स बिल्कुल आपके दोस्त की तरह आपको मिलेंगे और हमेशा आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई सोच रहे हो कि क्या होगा, तो वैसी कोई बात नहीं है। मतलब सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं। हाँ। सीट्स कितनी हैं आपके इस कोर्स में? तो एज ऑफ नाउ हमारे टोटल सीट्स है 50, अगर नॉर्मल सीट्स की बात करें। बाकी सुपर न्यूमररी सीट्स होते हैं जैसे स्पोर्ट्स कोटा, आर्मी कोटा। लगभग 60-70 सीट्स हैं सबको मिला के। 60-62 हम कह सकते हैं टोटल। अच्छा। सब कुछ मिला के। और नॉर्मल सीट्स जो CUET से डायरेक्टली भरते हैं वो है 50, जिसमें से अनरिजर्व्ड हमें 20 देखने को मिल जाते हैं और बाकी अलग अलग कैटेगरीज में रिजर्वेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। अच्छा। तो आपका स्कोर कितना आया था CUET में? मेरा स्कोर था आउट ऑफ 650 588। 588 आउट ऑफ 650। तो कौन से आपने सब्जेक्ट्स दिए थे? तो इस कोर्स में जो सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं वो है इंग्लिश की जगह हम कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं वैसे। अच्छा। जो जो लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हो। मैथमेटिक्स का पेपर हमें देना होता है और जनरल टेस्ट का एग्जाम हमें देना होता है। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और GT, और हाँ। इंग्लिश की जगह कोई भी लैंग्वेज, मैथ और GT language। कंपलसरी है आपके? हाँ। तो उन तीनों में से आपने स्कोर किए थे 650 में से 588। 588। तो मतलब शायद GT में ही आपके कम बने होंगे, बाकी में कितने मार्क्स बने थे अलग अलग सब्जेक्ट के? जैसे मेरे GT में थे 250 में 217, एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम थे क्योंकि पेपर का लेवल मेरे शीट में थोड़ा हाई था, इसके वजह से। इंग्लिश में थे 194, मैथ्स का अब कैलकुलेट कर लीजिए, आप जो देख रहे हैं कितना होगा। तो कुछ तो आइडिया। अच्छा, उसमें से घटा के आप खुद कैलकुलेट कर लेना, आपका मैथ्स भी चेक हो जाएगा। हाँ, तो ये आपके सीनियर आपको चेक कर रहे हैं अभी ऑन कैमरा, ठीक है। सो मतलब 3 सब्जेक्ट थे ना, तो थोड़ा एक बार सब्जेक्ट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। GT ना, मतलब मेरे ख्याल से इंग्लिश और मैथ्स तो बहुत लोगों का अच्छा हुआ होगा, लेकिन GT जो है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें स्कोर नहीं कर पाते। तो उसकी तैयारी कैसे की थी आपने? जैसे GT के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाए थे
हाँ। और लेक्चर्स देखे थे जहाँ से मैं एसोसिएटेड था, जिस कोचिंग से, जहाँ से मैंने लास्ट 2 मंथ्स में क्रैश कोर्स किया था, वहाँ से मैंने लेक्चर्स लिए थे और टेस्ट सीरीज लगाए थे। ज़्यादा कठिन नहीं होता है अगर आप मैथ्स में अच्छे होते हो तो। पेशेंस चाहिए होता है और एट द सेम टाइम आपको स्पीड भी चाहिए होता है, जहाँ पे बहुत बच्चे शायद चैलेंजिंग इसको फेस करेंगे। अच्छा। क्योंकि जैसे क्वेश्चंस की जो लेवल है वो मैथ्स से तो नीचे होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि ज़्यादा होते हैं। कितने क्वेश्चंस थे जीटी में आपके? जैसे 250 मार्क्स और पर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। सो आउट ऑफ 60 हमें 50 क्वेश्चंस करने होते हैं इन 50 मिनट्स, इफ आई 60 मिनट 50 to 60 मिनट। हाँ 60 मिनट का टाइम होता है। सो आपको याद है अभी तक था कि आपका जो जनरल टेस्ट का पेपर था वो कौन से शिफ्ट में हुआ था? मेरा था 2 जून 2023 के 3:30 से 6:30 का जो शिफ्ट था उसमें था मेरा जनरल टेस्ट। तो मैं ये बताऊं कि जितने भी शिफ्ट में जनरल टेस्ट के पेपर हुए थे या फिर किसी भी सब्जेक्ट के पेपर हुए थे वो सारे ड्यूबडी ऐप पे हमने अवेलेबल करवा दिए, 2023 के भी एंड बहुत ज़्यादा 2022 के भी। तो आप क्या सोचते हैं कि अपने जूनियर्स जो आपके होंगे उनके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा प्रिपेयर करना? हेल्पफुल तो ज़रूर रहेगा। जैसे एक दिक्कत तो बच्चे ये फेस करते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसलिए वो पैनिक भी कर रहे होते हैं बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। तो अगर वो पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उनका आइडिया भी होगा कि उनके प्रिपरेशन कैसा है, क्वेश्चंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल उनके मेंटल प्रेशर भी कम होगा एग्जाम के टाइम में, जिसकी वजह से मार्क्स भी एनहांस होंगे। अच्छा, तो पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इन बहादुर बच्चों को देख करके एक बहादुर बच्चे जो हैं वो रेडी हुए हैं कैमरा में आने के लिए। तो यार आप भी आ जाओ इधर, थोड़ी सी बातें CIC की आपसे भी कर लेते हैं। सो अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है दिवांशु ने भी। एंड दिवांशु, आप कौन सी जगह से आते हैं, पहले तो आप ये बताइए। मैं ललितपुर से आता हूँ, जो उत्तर प्रदेश और MP के बॉर्डर पर रहता है। ललितपुर से आते हैं तो लास्ट आप डिस्ट्रिक्ट है CIC में पढ़ाई कर रहे हैं? यस। आपका CET स्कोर कितना था? 569। 569, मतलब काफ़ी जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है उनको ही एडमिशन मिला है। तो आपका जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ था? आपका भी जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ था। सो अराउंड 569 के अराउंड आपको मार्क्स दिए होंगे अगर आपको CIC में जो 569 पे स्पॉट राउंड में हुआ था एडमिशन मेरा। मतलब बिल्कुल रिस्क वाला था। रिस्क वाला था, रिस्क वाला था बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब अराउंड 580 के अराउंड आपको 570 से 580 के बीच में मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। सो थोड़ा सा अब हमने बहुत सारी CUET की बातें तो कर ली। भाई तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या सीन है और फीस का क्या सीन है यहाँ पे? हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है हम लोग के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड हैं, कंपनी उन्हें ढूंढने आती और वो जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर्स की मोटो रखते हैं अपना कॉलेज हम लोग का। जो क्योंकि प्लेसमेंट सेल हम लोग का इसलिए नहीं है क्योंकि जो कल्चर है वहाँ का वो इनोवेटिव है, मतलब प्रमोट करते हैं वहाँ का इनोवेटिव कल्चर है वो, और स्टार्टअप ओपन करने वाला कल्चर है। और आपने क्या पूछा? नहीं तो अगर आप बोल रहे हो कि प्लेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो देयर माइट बी मैनी स्टार्टअप्स वर्किंग देयर। ज़्यादातर लोग स्टार्टअप्स नहीं खोलते, मतलब ये समझ लीजिए 100% में से 70-80% हाई स्टडीज़ के लिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें से कुछ स्टार्टअप्स खोलते और कुछ फिर प्लेसमेंट, वो तो हर जगह है प्लेसमेंट, कुछ ढूंढने जाएंगे। हाँ। तो आपके सीनियर्स का या आपने सुना होता है जब आप कॉलेज में आते हो कि यार लास्ट ईयर इतनी प्लेसमेंट लगी थी, इतनी लगी थी, कुछ आइडिया है आपने? हाँ, प्लेसमेंट तो नहीं सुना, लेकिन वो हाई स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छी जगह है। जैसे कि कोई इंटर्नशिप कर रहा है सर में, वो इंटर्नशिप क्योंकि रिसर्च में कर रहे हैं, रिसर्च में जाना था उन्हें, इसलिए कर रहे हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में जाते कुछ PhD करने, मास्टर्स करने, तो वो सुना है। प्लेसमेंट का कम ही सुना है। तो आप क्या बोलेंगे अभी तो था प्लेसमेंट के बारे में? जैसे ज़्यादातर जो प्लेसमेंट होता है वो प्री प्लेसमेंट ऑफर के माध्यम से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं इतने टैलेंटेड। ऑफ कोर्स 50-60 बच्चे हैं, उनमें से टैलेंटेड सारे ही हैं लगभग, ऑलमोस्ट सारे 99%, अगर थोड़ा एक्सेप्शन अगर हम रखें तो ठीक है। हाँ। और जैसे हमारा कोर्स स्ट्रक्चर भी यूनिक है, तो हमें हर साल इंटर्नशिप करना होता है एकदम शुरू से ही, 2011 से ही। और आइदर इंटर्नशिप कर सकते हो या आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, जिससे हम सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं, या हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, आइदर CIC के ही कोई फैकल्टी के अंडर या कोई और यूनिवर्सिटी में। तो बहुत ज़्यादा बच्चों का फोकस रिसर्च, स्टार्टअप, इन चीज़ों पे रहता है। रिसर्च हो या इनोवेशन, विच इज़ ऑल्सो इन द नेम, तो कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाना जो सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, इसके ऊपर भी फोकस रहता है। और स्टार्टअप्स पे भी फोकस रहता है, इसके भी इनकरेजमेंट हमें मिलता है। सो आप कुछ ऐसे स्टार्टअप जो अभी रिसेंटली आपके कॉलेज से निकले हुए हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हों? जैसे बेस्ट एग्जांपल तो बियॉन्ड एग्जाम्स और बियॉन्ड चैट्स को ही हम दे सकते हैं, जहां हम एट दिस मोमेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं जो कि आप CIC की वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे एक डेडिकेटेड सेक्शन बनाया दिया गया है जहाँ पे
स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं एट दिस मोमेंट इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज़ लाइक पीएचडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हो, आईआईटीज़ में हो, स्टार्टअप्स से रिलेटेड हो, वो सब वहाँ पे वेल डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ पे जाके आप पढ़ भी सकते हो। अच्छा, तो मतलब अभी आप लोगों को ज़्यादा प्लेसमेंट या तो है ही नहीं, या फिर आप लोगों को थोड़ी कमी नॉलेज है अभी प्लेसमेंट वाले सीन की। तो दूसरी चीज़ फ़ीस की बात करते हैं यार, फीस कितनी लगती है आपके कॉलेज में? जैसे फीस, करंट जो फीस है हमारे बैच के लिए दैट इज़ 40,000 पर एनम। 40,000 पर एनम? हाँ। तो प्राइवेट कॉलेज से काफ़ी कम है? काफ़ी कम है। प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती होगी लगभग? प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख 2 लाख मिनिमम जाता है 1 साल का। अगर आपको ये नहीं मिलता CIC तो आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते? नहीं, प्राइवेट कॉलेज से नहीं करता। क्यों, महंगा था? हाँ, महंगा भी था, स्कॉलरशिप मिल जाती तो जरूर कर लेता। अच्छा, और यहाँ पे आपको अकोमोडेशन या रहने का कहाँ पे? यहाँ पे पीजीज हैं, फ्लैट्स हैं, तो अभी मैं पीजी लिया हूँ, फ्लैट्स तो अभी नहीं लिया हूँ। हॉस्टल भी काफ़ी लोगों को मिल जाते हैं ना CIC से, आपको मिला हुआ है अभी तक? नहीं, CIC में हॉस्टल की कमी है। कमी है हाँ, हॉस्टल की? ये एड्रेस करना पड़ेगा ये। सो आप लोग यहाँ से बीटेक कर रहे हो, आपके काफ़ी फ्रेंड्स होंगे क्योंकि आप मैथ्स बैकग्राउंड से ही हो, जो कहीं प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे होंगे। तो जो वो बीटेक कर रहे हैं, कभी बात हुई होगी उनसे, उनके बीटेक में और आप जो यहाँ से कोर्स कर रहे हो, दोनों के सिलेबस या फिर करिकुलम में कुछ डिफरेंस आपने देखा? हाँ, डिफरेंस तो काफ़ी देखने को मिल जाता है हमें। जैसे हमारे केस में पहले सेमेस्टर के हमारे जो सब्जेक्ट्स थे वो थे मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कैलकुलस के पार्ट्स और सी प्रोग्रामिंग। और हमें उस अप्रोच से पढ़ाया जाता है कि एकदम बेस डेवलप हो जाए, कैसे हम हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के, वो हम अच्छे से समझ पाए। और आगे जिनको रोबोटिक्स में जाना होता है विच इज़ ऑल्सो अ माइनर स्ट्रीम इन आवर कोर्स, उनको भी बहुत मदद मिलता है क्योंकि रोबोटिक्स में भी हम हार्डवेयर से एकदम क्लोजली काम करते हैं, तो वो बेस भी तैयार किया जाता है। और भी दो माइनर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक है मैनेजमेंट से रिलेटेड, एक है सिस्टम्स बायोलॉजी। सिस्टम्स बायोलॉजी एक अलग अप्रोच होता है बायोलॉजी को पढ़ने की, जिसके अंडर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी आता है, जहाँ पे हम आईटी के माध्यम से बायोलॉजिकल रिसर्च हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कोई मॉडलिंग करना हो, या बायोलॉजी के जो डेटा साइंस कह सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वो भी उसके अंडर आ जाता है। अच्छा। बाकी कॉलेजेस में जैसे एक पेपर रहता है जिसका नाम होता है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, पर वो एक ही पेपर में बायोलॉजी पढ़ा के छोड़ देते हैं। अच्छा। उसको आगे नहीं बढ़ाते। हमारे केस में बायोलॉजी के एकदम डीप हम जाते हैं अगर कोई सिस्टम्स बायोलॉजी चूज करता है तो। और उससे रिलेटेड हम फिर रिसर्च में भी जा सकते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करें, चलो दिव्यांशु से पूछते हैं कि जो मेन आपकी स्किल्स यूज होती हैं, बीटेक CS टाइप का ही आपका भी, मतलब समथिंग रिलेटेड, जो क्योंकि आप भी यहाँ पे कोडिंग करते हो, तो भाई ये जो कोडिंग वाली स्किल्स है ना, जैसे रिएक्ट हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, Node.js हो गया, Express.js हो गया, ये सिखाते हैं आपके कॉलेज में? ये हम लोग को सिखाते, आगे सेमेस्टर्स में सिखाएंगे, लेकिन हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, जो सीन है, हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते, बहुत बताते हैं कि ये हम लोग को सीखना चाहिए, आगे काम में आएगा, और उनसे हम लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हैं क्या क्या सीखना चाहिए। मेंटोर्स हैं, मतलब वो लोग पहले ही सीख लेते हो। और आप जैसे अब यहाँ पे आ रहे हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, तो यहाँ पे इंटर्नशिप करते करते कौन सी आपने स्किल जो है अभी गेन कर लिया, अभी गेन करने वाले हो? अभी गेन करने वाले हैं। वैसे एनालाइजिंग स्किल तो यहाँ इंटर्नशिप करते करते बहुत डेवलप हुई हम लोग। अच्छा, और कौन सी लैंग्वेज में आप यहाँ पे मतलब कोडिंग कर रहे हो अभी? यहाँ भी एनालाइज कर रहे हैं। कोडिंग तो हम लोग इतनी खास अभी यहाँ तो नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन प्रोजेक्ट्स करते कुछ, उसमें कोडिंग करते हैं, वो सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट रहते हैं उसके लिए। आप कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो अभी? नॉट येट एज ऑफ नाउ, पर आगे जाके करेंगे। करोगे अभी? तो मतलब कोडिंग अगर मिले तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहोगे आप? जैसे हम दोनों ISC के स्टूडेंट रहे हैं, तो जावा का बेस हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम जावा से करें। अच्छा, राइट। उसके बाद बाकी CIC में भी जैसे C लैंग्वेज सिखाया जाता है, जावा भी सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में ही, अलॉन्ग विद डेटा स्ट्रक्चर्स। तो जिनको रोबोटिक्स या उस लाइन पे जाना है वो लोग C से रिलेटेड लैंग्वेजेस को प्रेफर करेंगे, क्योंकि सिंटैक्स भी एकदम सिमिलर ही होते हैं। जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में जाना है वो जावा को प्रेफर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा मतलब पर्सनल हो सकता है। मेरे जेई में 32 मार्क्स आए थे, मतलब 2 साल की प्रिपरेशन के बाद, मतलब एक बार 32 आए, दूसरी बार 40 आए थे, इतना ही डिफरेंस था। तो आप यहाँ पे आए हो, दैट मीन्स जेई क्लियर नहीं हुआ होगा, जेई में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। तो कितने मार्क्स आए थे आपके जेई में? जैसे मेरे पास जेई एग्जाम में ही दिक्कत हुआ था टेक्निकली देखे, क्योंकि आई हैड बैकअप ऑप्शंस थ्रू VIT EEE एंड WB JEE, बट CIC वाज अ बेटर ऑप्शन कंसिडरिंग फाइनेंसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग। तो जेई में मेरा था 86 परसेंटाइल अराउंड। जेई की मैंने ऐसी मतलब कुछ खास तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी दे दिया था क्योंकि सब लोग दे रहे थे, तो उसी होड़ में मैंने दे दिया। उसमें मेरी जेई की परसेंटाइल थी 76%। तो अब काफ़ी बच्चे हैं ना, तो मेरी 12th हुई थी ना भाई, मैंने मेहनत की थी,
और जब जेई नहीं हुआ तो लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे कि जेई से अगर कुछ ना मिले, देखो मिल जाए तो बढ़िया बात है, तो ना मिले तो क्या दुनिया खत्म हो जाती है? नहीं, दुनिया तो नहीं खत्म होगी, वो कोई ऑलवेज हैव वी शुड ऑलवेज हैव बैकअप ऑप्शन। बैकअप ऑप्शन, और जिंदगी कुछ ना कुछ तो करवा ही लेगी। और क्या, अकेले जेई से थोड़ी कुछ मतलब उससे होगा, जिनका जो कर रहे जेई वो भी क्या, कोर्स तो वही है बीटेक, बस आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना, अपना टैलेंट डेवलप करना। तो आपके क्या विचार हैं इस पे? जैसे जेई सिर्फ एक एग्ज़ाम तो है नहीं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स है, प्राइवेट कॉलेजेस के भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी है, और अभी तो सीयूईटी से भी बीटेक होता है। और बाकी अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो, बोर्ड मार्क्स से भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस अनलॉक हो रहे होते हैं। तो आपको सारे ऑप्शंस को बैलेंस करके लेके चलना है। किसी एक एग्ज़ाम के पीछे पूरा डेडिकेशन अगर आप नहीं दोगे तो मे बी दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। जैसे जूनियर्स मुझे कभी पूछते हैं तो मैं उनको भी बताता हूँ कि आप सीआईसी को सिर्फ टारगेट मत रखिए, क्योंकि सीट बस 50 है। तो अगर आपका हार्ट ब्रेक यहाँ पे हो जाता है तो आपको बहुत नुकसान पहुँच सकती है। तो आपको सारे ऑप्शंस एक साथ लेके चलना है। और बाकी जैसे उसने भी कहा, एग्ज़ाम तो एक स्टेज है बस लाइफ की। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे करते हो तो एक हेड स्टार्ट मिलेगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप फ्यूचर में कैचअप नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा धीरे धीरे, लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। अब अपन बात करते हैं तुम्हारे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैं तो गया हुआ हूँ, शोभा मैडम से मिला हुआ हूँ जो आपकी डायरेक्टर हैं, और हमारा ये जो ऑफिस है वहीं से अलॉटेड है हमें। तो थोड़ा सा फटाफट एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर ये बता दो कि 10 में से आप कितने नंबर देना चाहोगे उसको? मैं 10 में से 7.5 देना चाहूँगा। 7.5? हाँ, 10 में से मैं भी 7 देना चाहूँगा। आप 7 शायद इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे कॉलेजेस में नहीं गए हो, क्योंकि मैं उसको 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं हर जगह घूमा हूँ। कंसिडरिंग अबाउट आपका जब जाते हैं तब तो पहले वो गेट खुलता है, उसमें एंटर करते हैं तो ये फील आता है कि 5 स्टार जगह पे आ गए हम लोग। फिर लिफ्ट है, प्रॉपर क्लासेस हैं, एसी वगैरह भी आई थिंक लगे हुए हैं हर एक क्लास में, सेंट्रलाइज्ड एसी है हमारा। सेंट्रलाइज्ड एसी है। तो मतलब मेरी तरफ से तो देखो 10 में से 9, 9.5 उतने नंबर मिलेंगे। सो चलिए इस इंटरव्यू को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को भी अभी कोडिंग करनी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। थैंक यू। एंड आगे अगर कुछ भी बच्चों की डाउट रहती है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम अपन फिर से छोटी छोटी वीडियोस इनके साथ बनाते रहेंगे। ये लोग हमारे साथ में, जैसे ड्यूबडी एक स्टार्टअप है, वैसे बियॉन्ड चैट एक स्टार्टअप है, वहाँ पे ये लोग अभी काम कर रहे हैं। कल को आप यहाँ होगे, आप भी किसी न किसी स्टार्टअप में स्किल्स जो है वो लर्न कर रहे होगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सीयूईटी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको ड्यूबडी चैनल पे मिलने वाली है। सो यार बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।